नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बढ़ता कद भाजपा का तंज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद कांग्रेस में लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में होना है। इससे पहले त्रिपुरा में स्टार प्रचारक के रूप में भूपेश बघेल को जगह मिली है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी के किसी भी नेता को त्रिपुरा चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 40 नेताओं को जगह मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही इस सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि पूरे कांग्रेस में एक ही परिवार है। कुछ लोग ही हर बार स्टार प्रचारक बनते हैं, लेकिन बीजेपी के पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इधर भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर के बाद स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल का कद पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। भूपेश बघेल मुद्दों के जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और त्रिपुरा चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में किसका कद बढ़ रहा है और जनता किसे तवज्जो देगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मेरे को बहुत हंसी आती है ऐसे प्रश्नों में। बीजेपी के पास नेताओं की एक सूची है, अब वो कितने जगह नेता हैं उसको मैं भी नहीं जानता। कांग्रेस में एक परिवार है, एक परिवार बने स्टार प्रचारक 2-3 लोगों को जोड़ देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो स्टार प्रचारक हो जाएंगे। यहाँ तो कई मुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होते, इतने कार्यकर्ता और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो नाम है जो प्रचार अभियान को गति दे सकते हैं, धार दे सकते हैं, ऐसे नेताओं की यहाँ नाम शामिल करने की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। नहीं तो पहले पाटन में फोकस कर ले सबसे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं 100% पाटन में। रमन सिंह जी के क्षेत्र में फोकस करें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सभी मंत्री विधायकों को पाटन में फोकस करना चाहिए मुख्यमंत्री की सीट को बचाने के लिए। ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा खोने के साथ साथ अपने आला कमान का भी विश्वास खो चुके हैं। गुटी संतुलन में कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान भले मिल जाता है, लेकिन कभी भी कहीं भी चुनाव होगी या बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छत्तीसगढ़ के नेता को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी न एक विधानसभा न एक पार्षद चुनाव की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अयोग्यता है या उनके आला कमान का इनके प्रति अविश्वास है, जिसके कारण इनको जिम्मेदारी नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल जी को कहीं भी चुनाव होता है, कांग्रेस आला कमान उनको राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाता है, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखता है, बराबर उनका उपयोग करता है। तो ये उनका अपना आला कमान के प्रति विश्वास है। मेरे को बहुत तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। त्रिपुरा में भी चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची आई है त्रिपुरा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इन तमाम लोगों के साथ भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं तंज कसा है और बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा है कि एक ही परिवार है, तो आखिरकार इस तरह से नाम उनके आ सकते हैं, हर बार रिपीट करके वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है। ये बात अलग है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी नाम फिलहाल त्रिपुरा के लिए या वहां के इलेक्शन के लिए कोई भी नाम सामने नहीं आया। क्या वाकई में भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है, जो उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में या राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से एक कहना चाहिए कि उनका नाम है, बात है। छत्तीसगढ़ के लिए भी काफी ज्यादा उनकी वाहवाही हो चुकी है। वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ये ठीक है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं बात बीजेपी की तरफ से आई है, उनका कद कितना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या है, ये मैं वरिष्ठ पत्रकार से पूछूंगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से कहा कि ज्यादा लोग नहीं हैं, एक ही परिवार है, हर बार वो स्टार प्रचारक रिपीट कर देते हैं, ऐसा क्यों? यदि उनका नाम आया है और यदि वो डिजर्व करते हैं, तो क्या बीजेपी को कोई परेशानी है?
नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। और भूपेश बघेल की योग्यता का निर्धारण तो पिछले चुनावों में जहां जहां स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, वहां के परिणामों को हम देख के लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ अभी कांग्रेस के लिए एटीएम बना हुआ है। कहते हैं ना, भूखे पेट कोई ना भजन गोपाला। अभी कांग्रेस का पेट भूखा हुआ है और उस भूख को भरने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो उनको पारितोषिक रूप में पुरस्कृत करने के लिए कहीं ना कहीं का प्रभारी बना दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो उनको देना है। इसके पहले दिन की योग्यता होती तो मैं इनकी योग्यता का थोड़ा सा परिणाम बता देता हूँ कि ये अभी बीच में आसाम के वो प्रभारी थे, वहां भूपेश बघेल जी गए, क्या हालात हुआ, 29 सीट पे सिमट के रह गई कांग्रेस। बिहार में गए, बोले 50 सीट लेके आएंगे, कितने सीट पे आके रह गए बताइए। अमेठी में भूपेश बघेल जी गए, कभी कांग्रेस हारी नहीं, वहां उनको राहुल गांधी जी को हारना पड़ा, 55,000 वोट से हारना पड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रभारी बन के गए थे, वरिष्ठ सह पर्यवेक्षक बन के मात्र 2 सीटों पे सिमट के रह गई कांग्रेस। इतिहास में आज तक कांग्रेस इतनी बदतर प्रदर्शन करी होगी जितनी उत्तर प्रदेश में करी थी। तो भूपेश बघेल जी की योग्यता नहीं है, इनकी योग्यता होती तो बहुत जगह जीत के आते। एक अभी हिमाचल प्रदेश में जीत के आए, उसका भी कारण कुछ और रहा है। बाकी जितने जगह प्रभारी बन के गए, कहते हैं ना, जहां जहां पड़े संतन के पांव वहां वहां होए बंटा धार। भूपेश बघेल जी जहां भी प्रभारी बन के गए हैं, उनका बंटा धार हुआ है। और मात्र वो एटीएम है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक शोषण को एक स्पंज के रूप में यहाँ के पैसे को लेते हैं और कांग्रेस के जेब में जाके दबा देते हैं। इसलिए उनको बनाया गया है। अशोक गहलोत जी भी हो सकते थे, लेकिन अभी वो गुजरात में गए थे, मात्र 17 सीट पे अशोक गहलोत जी सिमट के रह गए। तो अशोक गहलोत जी वे अप्रासंगिक हो गए और वो सचिन पायलट से लड़ने में भिड़े हुए हैं। भूपेश बघेल जी को प्रभारी बनाने का एक ही कारण है, आर्थिक सक्षमता। वो कांग्रेस को पूरी तरह फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको बनाया जाता है। अब जहां तक त्रिपुरा के स्टार प्रचारक बनाए हैं, मैं बता देता हूं, 1.8% भी वोट नहीं है कांग्रेस का त्रिपुरा में। और पिछली बार हमारे एक भी पार्षद नहीं थे, लेकिन हमने वहां सत्ता बनाई है, हमने वहां सरकार बनाई है। जीरो से हम सीधा 35 सीट पे लेकर गए, और कांग्रेस की तो वहां एक सीट भी नहीं है। यदि उनकी योग्यता है तो भगवान करे ऐसे हर जगह का उनको स्टार प्रचारक बना दे, जहां 1% का वोट हो और एक भी सीट ना हो। और मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि केवल और केवल भूपेश बघेल जी फंडिंग करते हैं, इसलिए वो स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बारे में छत्तीसगढ़ से बोलने की आवश्यकता नहीं है। त्रिपुरा में तो हमारी जरूरत ही नहीं है। हमारी त्रिपुरा की जो स्थानीय इकाई है, अन्य है, वो पर्याप्त है। भूपेश बघेल जी जाएंगे, 2 सीट भी ले आए तो मुझे लगता है आप आगे आने वाले परिणाम को देख लेंगे। चलिए ठीक है, इसका इलेक्शन के नतीजे आएंगे, हम जरूर इस चर्चा में बैठेंगे। बड़ा दिलचस्प लग रहा है मुझे आपका ये बयान। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस इलेक्शन के बाद आप ही मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, तब मैं देखूंगी कितनी सीटें आ रही हैं। बड़ा रोचक होगा। सत्यप्रकाश जी आऊंगी, एक मिनट। के शर्मा जी, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है उसके पहले आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी हो गई है। क्या वाकई में भूपेश बघेल को जो नेतृत्व एक दिया जा रहा है, या उनकी पूछ परख है? क्योंकि निश्चित तौर पर एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया इन 4 से 5 सालों में, उनकी कैसी छवि है, कितने वो लोकप्रिय हैं, और अब यदि वो त्रिपुरा के लिए एक स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, तो क्या वाकई में जो बीजेपी कह रही है, क्या ऐसा ही कुछ है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? आपकी क्या राय? देखिए, इसमें 2 पक्ष है। एक तो यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में पहले जो हम देखते थे कि विद्याचरण शुक्ल जी, मोतीलाल वोरा जी, या रमेश बैस या दिलीप सिंह जुदे, इस प्रकार से जो केंद्रीय नेतृत्व था उसका एक खालीपन कहीं ना कहीं है। रमन सिंह की बात करें तो वो भी छत्तीसगढ़ से ही रहना चाहते हैं, केंद्र में नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस में भी खालीपन है, दोनों सांसद जो है वो भी नए हैं, और जो मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल की लगातार छवि इसलिए बन रही है कि यहाँ 71 विधायक है और आदिवासी बहुल राज्य ये भी, त्रिपुरा आदिवासी बहुल है। बांग्लादेशी मुसलमान वर्सेस आदिवासी वहां पे है, तो आदिवासियों के बीच जो परंपरागत उनकी सोच होती है उसको भूपेश बघेल बखूबी समझते हैं, और उनकी मांगों को लेकर, जैसे जमीन वापस करने का मामला, औद्योगिकरण के खिलाफ के आदिवासियों की जमीन लौटाना, या उनके वनोपज खरीदी का मामला है, या ओल्ड पेंशन की बात करें, या छत्तीसगढ़ मॉडल न्याय योजनाएं जितनी भी चला रहे हैं, इन सब योजनाओं का अलग ही असर देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका रिजल्ट हम देख चुके हैं, और यही चीज कांग्रेस वहां पे कहीं न कहीं दोहराने का प्रयास कर रही है। और उसी के चलते हुए त्रिपुरा में जो जिम्मेदारी दी गई है, वहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना है, तो वहां पे क्या स्थिति बनती है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि वहां पे कांग्रेस जीरो में है फिलहाल, और कम्युनिस्ट वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका में है और विपक्ष की दृष्टि से, और वो भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है। तो भाजपा की स्थिति वहां पे फिलहाल मजबूत है, वो भी एक आदिवासी
आदिवासी लोकल पार्टी के साथ मिलकर के लगभग 42-43 सीटों पर है 60 में से। तो ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, वहां आदिवासी क्षेत्रों में जो यहाँ काम हो रहा है उसकी क्या त्रिपुरा में लाभ मिल सकता है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस देखना चाहती है। दूसरी चीज, जहां तक इनके जो आक्रामक शैली है भूपेश बघेल का, तो निश्चित रूप से भाजपा को जिस तरह से परेशान करती है, स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं पर भी जिस तरह वे हमले करते रहते हैं, चाहे वो मोदी जी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, वो हमलावर रहते हैं। उनके देखते हुए एक आक्रामक चेहरा के रूप में उनको राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो जीत मिली उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें या छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात करें, यहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करें, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां देखने को मिली है। जैसे गोबर खरीदी की बात करें या बिजली बिल माफी 3 यूनिट तक फ्री की बात करें, इस प्रकार की तमाम योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में शासन तक सत्तासीन करने में कांग्रेस को साथ रही है, वही चीज को लेकर के त्रिपुरा में मुझे ख्याल से एक दोहराने का प्रयास चल रहा है। लेकिन वहां बहुत कठिन स्थिति है कांग्रेस में। वहां भूपेश बघेल की एक परीक्षा की घड़ी होगी, या वहां कोई रिजल्ट यदि ऐसा आ जाए कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर भाजपा को बाहर कर दे, तो एक बड़े परिवर्तन के रूप में होगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल की छवि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद एक नया रूप देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ये भी छत्तीसगढ़ से बाहर ये कहा जा सकता है। खासकर 2024 लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब जो कुछ भी है, देखिए, मैं क्योंकि विपक्ष है तो विपक्ष को बहुत कुछ बोलने के लिए है और वो बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियर करिए ना किस प्रकार की और कैसी फंडिंग हो रही है। मुझे लगता है बड़ा आरोप है ये कांग्रेस के ऊपर। देखिए राकेश, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास 4 सालों में कोई मुद्दा नहीं मिला है, तो इनको मतलब कहीं ना कहीं से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कुछ बोलना है, जनता के बीच में रहना है, चुनाव नजदीक है तो कुछ भी बयान कर देना है, कोई भी लोगों के ऊपर कोई भी आरोप लगा देना है, मुख्यमंत्री के ऊपर हो, हमारे नेताओं के ऊपर हो। खैर राकेश, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमारी पार्टी के अंदर चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबको सम्मान मिलता है, सबको उनका हक मिलता है। ये बीजेपी पार्टी नहीं है जहां पे जब उनकी उम्र हो जाती है तो एक मार्गदर्शन मंडल बना दिया जाता है, उनको वहां किनारे कर दिया जाता है। आडवाणी जी का क्या हाल है, फिर आपके यहाँ रमेश बैस की टिकट कट जाती है, फिर आप रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहने के लिए है, मगर एक भी राज्य में उन्होंने प्रभारी बनाया जाता है। अब तो स्टार प्रचारकों में भी नहीं है वो। तो ये हालात बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ है कि हर किसी को सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री है, उनको वहाँ स्टार प्रचारक बनाया, उनकी जो काबिलियत है, देखिए उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया 4 साल में, जो जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम किया, विकास के काम किए, छत्तीसगढ़ का मॉडल जो आज देश विदेशों में जो नाम हुआ है, जिसका चर्चा आजकल अमेरिका में भी हो रही है, जिससे बीजेपी को ये बौखलाहट होगी कि किसान पुत्र, एक किसान परिवार से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता और उसका इतना नाम हो जाता है। लेकिन इनकी जो मंत्रिमंडल था 15 सालों में, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री सब धनाढ्य परिवार से थे, सब सुख संपत्ति से नाता रखने वाले परिवार से थे। इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ काला धन कमाना हो, भ्रष्टाचार करना, यही इनको अच्छा लगता था। हमारे मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े नेता है, किसान पुत्र है, वो जनता के बीच में रहते हैं, विकास का काम करते हैं। इनकी सरकार भ्रष्टाचार के तहत चलती थी, हमारी सरकार विकास के तहत चलती है। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करता है, इसलिए इनको ये बौखलाहट है। अभी भी देखिए जमीन सिंह जी ने इतनी सारी बातें बोली, साफ दिखा रही कि इनकी बौखलाहट कैसी, इनको विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है कि 15 साल सरकार में थे और जनता ने इनको इतना दूर भेज दिया। और जनता के साथ साथ इनके जो पार्टी के आला नेता है दिल्ली के, वो भी इनसे दूर भाग रहे हैं। एक कमीशन खोरी जो इनका एक चरम पे था, इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बोला था कि कमीशन खोरी छोड़ दीजिए तो सरकार आ जाएगी। इसकी वजह से इनके केंद्रीय नेता इनसे दूर भाग रहे हैं कि इनको कहीं भी लेके नहीं जा रहे हैं। रमन सिंह जी तो नहीं लेके जा रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको तो कम से कम लेके जाना चाहिए, उनसे भी दूर भाग रहा है। और यहाँ जो विकास का काम हो रहा है उसकी वजह से भूपेश बघेल जी का नाम हो रहा है, तो इनको बौखलाहट हो रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भूपेश बघेल जी के सामने इनके पास कोई चेहरा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। आप देश विदेश में जो छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है, भूपेश बघेल जी का नाम हो रहा है, इनसे रविंद्र सिंह जी से एक सवाल पूछ लीजिए कि यहाँ भूपेश बघेल जी के सामने कौन है। और रहा सवाल फंडिंग का, तो इनका जो रमन सिंह जी का कार्यकाल था कमीशन खोरी का, ये उस समय का कमीशन खोरी इनको शायद याद होगी, इसलिए दूसरे को भी वही सोचते हैं। देखिए, जो आदमी बोलता है जो खुद करता है दूसरे के बारे में भी सोचता है, तो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार इनके समय होता था, इसलिए इनको लगता है कि इधर भी हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं, यहाँ विकास हो रहा है, जनता यहाँ खुशहाल है। किसानों की आय दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, नहीं हुई। हमने यहाँ समर्थन मुझे सबसे ज्यादा दिया। ओपीएस की बात हमने की, हमने दिया। हमारा ओपीएस के पैसा नहीं देते, कोई लॉयल्टी के पैसा नहीं देते, तो हम तो विकास के काम फिर भी कर रहे हैं। मगर इनके जो केंद्र में बैठे नेता हैं, मंत्री और बीजेपी के नेता हो, केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री हो, सब यहाँ अड़ंगा पैदा करते हैं। उसके बावजूद भी भूपेश बघेल जी का नाम इतना बड़ा हो गया, उनका जो व्यक्तित्व है विकास की वजह से, जनता के रहने की वजह से, आज उनको कोई छू नहीं सकता। और बीजेपी खासतौर से छत्तीसगढ़ में उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये एकदम
सत्य बात है। और 2030 के जो चुनाव है बीजेपी को भी पता है। मुख्यमंत्री अगर इनके पास है, ये बोलते हैं हमारे पास बहुत नेता है, तो एक नेता बता दीजिए। ये अरे इनके पास खुद एक ही नेता है, वो है मोदी। नगर निगम में भी उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे। इनके पास उनके अलावा है कौन? मोदी के अलावा तो इनके पास तो है ही नहीं। तो क्या ये चुनौती नहीं है? क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है? यदि मोदी जी के नाम पे ही इलेक्शन छत्तीसगढ़ में भी हो गया तो फिर बाकी जगह के नतीजे देखिए, छत्तीसगढ़ के भी बदल न जाएं। अरे तो 2018 में जो 15 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसके नाम पे लोग चुनाव लड़े 2018 में, तो ये 14 पे चले गए। तो आज तो भूपेश बघेल जी का नाम कहाँ तक है, विदेशों तक ना उनकी चर्चाएं है, तो इनके सामने कौन टिकेगा? अगर इनके पास इतना है, बहुत नेता मान लेता है। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत नेता है, मैं तो इनकी पार्टी की तारीफ करता हूँ। मुख्यमंत्री बनने लगे इनके यहाँ ब्रिजमोहन जी है, वो खुद बोलते हैं, राजेश मूनत जी है, अजय चंद्राकर जी है, केदार कश्यप जी है, रमन सिंह जी खुद है। मगर आज हालात ऐसे कि रमन सिंह जी की कहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनको खुद नहीं पता, ब्रिजमोहन जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उनको खुद नहीं पता। तो अगर इनके पास इतने नेता है तो एक नेता का नाम बता दीजिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो भूपेश बघेल जी को टक्कर देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। सत्य प्रकाश जी, ठीक है, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी आप दोनों की प्रतिक्रिया से, आपकी भी और रविंद्र जी की भी। क्या होगा, कितना कद बढ़ा है, ये तो एक तरफ चला गया, लेकिन एक दूसरे को दोनों पार्टी में क्या चल रहा है, कौन क्या डिजर्व करता है, किसको टिकट मिलेगा, कौन फंडिंग कर रहा है, इस पे दोनों का बराबर फोकस है। विपक्ष तो कर ही रहा है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है कि क्या होना है, कैसे होना है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता। अच्छी बात है, राजनीति में चलता है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है इलेक्शन, जनता, मुद्दे और कितना काम हुआ, कितना करना बाकी है, ये सब चीजें बहुत प्रभावी होंगी। बाकी सब एक तरफ चला जाता है। कुछ कह रहे थे रविंद्र जी, बोलिए। सत्य प्रकाश जी की बात को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था वो हमारे नेताओं के नाम गिना रहे हैं और उसके बावजूद भी बोलते हैं हमारे पास नेता नहीं है। वो केदार कश्यप जी का नाम गिना दिए, राजेश मूनत जी का नाम गिना दिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का नाम गिना दिए, फिर भी कहते हैं कि हमारे पास नेता है। मुझे तो लगता नहीं है आपको अपने कांग्रेसी नेताओं की इतना नाम याद होगा। और जहां लड़ेंगे विधानसभा का एक नेता का नाम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री बनेगा अगर आपकी सरकार बनती है। एक नेता का नाम बता दीजिए, एक नेता का बता दीजिए भूपेश बघेल के सामने कौन टिका हुआ है। हमारे वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। एक नेता बताइए ना, बस एक नेता की मैं बात कर रहा हूँ। रमन सिंह जी, आप आडवाणी जी का कौन की बात कर रहे थे, सुन लीजिए। उसके बाद एक नेता का नाम सामने आएगा। आपके यहाँ इतनी गुटबाजी एक नेता का नाम नहीं बता पाए ठीक है, आप लोग। सत्य प्रकाश जी बोलने दीजिए सत्य प्रकाश जी, ठीक है, बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप हमारे वरिष्ठ नेताओं के मान सम्मान की बात कर रहे थे, मैं बताऊं कांग्रेस के मान सम्मान की बात। सीताराम केसरी जी को कैसे लात मार के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए थे, इतिहास ने देखा है। नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी ना मृतात्मा को, उनके लाश को आप कांग्रेस भवन में रखने नहीं दिए थे। इतना अपमानित करके उनको हैदराबाद भेजे थे कि दिल्ली में उनको जगह नहीं थी। आप हमारे नेताओं के अपमान की बात करेंगे? आपके नेताओं का मान सम्मान हम देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव साहब इतने बड़े आपके पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने आपकी सरकार बना के दी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई भूपेश बघेल का कद बढ़ा है, क्या इन सब चीजों से इलेक्शन में कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या जो रणनीति है जो बनाई जा रही है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से वो कितनी सफल होंगी, हम उस पे हैं। हम पुरानी बातों को ना निकालें, बहुत कम समय होता है इस चर्चा में, प्लीज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो एक सार्थक चर्चा होगी। मैं ये कह रहा था कि भूपेश बघेल जी वो त्रिपुरा के प्रचारक बने हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है वो बने, लेकिन हमारे नेताओं पे इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमने भूपेश बघेल जी का इतिहास देखा है, जहां गए हैं क्या क्या किए। और ये छत्तीसगढ़ में जो क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में किसानों की बात करें, आज का दैनिक भास्कर पढ़ के देख लीजिए, कम से कम 10,000 रुपए का 22,000 रुपए का कर्जा है प्रति किसानों के ऊपर, और जो प्रति व्यक्ति आय किसानों का 22,000 है, तो छत्तीसगढ़ में मात्र 9,000 है। पूरी तरह से किसानों को इन्होंने छलाया, बेरोजगारों को छलाया, किस मुंह से जाएंगे वहां? इनकी भाषा शैली क्या है भूपेश बघेल जी की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनको जामवाल जी को बोलते हैं जाम पीने वाले, नड्डा जी को बोलते हैं नड्डा खाने वाले। इनकी भाषा शैली सबने देखा है। त्रिपुरा में खा के आएंगे, इनका कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल और केवल पैसा देते हैं, इसलिए इनको वहां चुना जाता है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अभी 26 जनवरी में ठीक है, राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहरा के आए, उनके महत्व को आप समझ नहीं सकते। इसलिए भूपेश बघेल जी को हमेशा रमन सिंह का डर लगा रहता है, वही उनका व्यक्तित्व है। अभी आप 15 साल हमसे फिर पीछे हो जाएंगे, हम इस बात की 2023 के चुनाव। चलिए, क्योंकि मैं अंतिम प्रतिक्रिया के शर्मा जी से लूंगी। एक छोटा सा सवाल रविंद्र जी आपसे बहुत देर से पूछ रहे थे सत्य प्रकाश जी, मैं अक्सर चर्चाओं में पूछती हूँ जब इलेक्शन डिबेट पर होती हूँ, पर जवाब मुझे भी नहीं मिलता। बताइए ना, ऐसा कोई चेहरा है अभी जो आप, क्योंकि इलेक्शन है ही मेरे ख्याल से नवंबर में, मुझे लगता है सब प्लानिंग हो जाएगा, कोई ऐसा चेहरा भूपेश बघेल के सामने बीजेपी क्या?
सबसे बड़ी बात है भाजपा का संगठन लड़ता है। डॉक्टर रमन सिंह अपने आप में बड़े चेहरे हैं, उसके अलावा संगठन जो भी तय करेगा बहुत सारे चेहरे सामने रहेंगे। आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, किसी के चेहरे पे 2018 में आपके रमन सिंह जी चेहरा थे, चढ़ने वाले लोग हैं या राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ते हैं, राजीव गांधी आज वो चेहरे पे क्या आपत्ति हो गई आप लोग? रमन सिंह जी के चेहरे पे क्या आपत्ति है? केंद्रीय नीति से पूछ लीजिए क्या आपत्ति है? पे लड़ते रमन ठीक है। सिंह जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या मजबूरी है, सब समझ सकता हूँ। हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, हम किसी चेहरे पे नहीं लड़ते कभी भी। चलिए जो भी होगा, लेकिन अभी एक बात तो समझ में आ रही है के शर्मा जी, वाकई में ये एक सवाल तो है, क्योंकि नवंबर आते आते कौन होगा, किसके चेहरे पर इलेक्शन होगा, ये तो एक तरफ चला जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहते हैं ना कि मोदी जी के नाम पर ही ये इलेक्शन होगा। अब चेहरा कौन कैसे प्रमोट करेंगे वो एक बात की बात है, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से ये पहले ही तय हो चुका है कि भाजपा जो है वो सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेंगे और चेहरा जो होगा मुख्य मतलब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये तो पहले ही हो चुका है। यहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं को एक सामूहिक जिम्मेदारी, जो इनका कोर ग्रुप बना हुआ है, कोर ग्रुप के जितने भी नेता है वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष जिस तरह से बदले हैं, हो सकता है अंतिम समय में कोई पासा इन लोग फेंके। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बात आ रही कि 6 महीना पहले इस पर कोई निर्णय हो सकता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कोई आदिवासी चेहरा सामने लाए या बिना चेहरा लाए ये भी कर दें कि हम किसी आदिवासी को सीएम बनाएंगे, क्योंकि 29 सीट आदिवासियों के पास है और 29 में से 25 अभी कांग्रेस के पास है। भाजपा अभी को वहां बहुत मेहनत की आवश्यकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पे जो आ रही है कि भाजपा के बाद नेताओं की जो प्रतिक्रिया की बात आ रही है कि 20 सीट जो 20 राज्यों में लगभग अभी बीजेपी है और 20 राज्यों में बीजेपी है, तो उनके पास नेताओं की अधिकता है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जिस तरह सेंट्रलाइज कर रहा है, उसको भी कांग्रेस को भी देखना होगा कि अन्य नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए जिस तरह से भेंट मुलाकात में भूपेश बघेल सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो अन्य नेताओं की क्या भूमिका होगी ये भी एक छत्तीसगढ़ में देखना। तो छत्तीसगढ़ भाजपा छोड़ने वाली नहीं है और एक बड़ा संघर्ष, कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। भले ही 14 और 71 का आंकड़ा है अभी, लेकिन 2023 एक जबरदस्त चुनाव की स्थिति छत्तीसगढ़ में रहेगी, ये है। और दूसरा चीज ये है कि भूपेश बघेल का कद निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, जो उनका आक्रामक शैली है लगातार, जैसे मैं पहले ही कहा। और उसके साथ ही यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वो जो काम कर रहे हैं, वो त्रिपुरा में कितना लाभ मिलता है, ये एक त्रिपुरा रिजल्ट को देखने को मिलेगा। क्या वोटिंग परसेंट बीजेपी का बढ़ता है? कुछ सीटें भी है वहां खोने के लिए कुछ नहीं, कांग्रेस के पास जो कुछ मिलेगा उनको प्राप्त ही करना है। तो कितनी सीटें आगे बढ़ती है और कम्युनिस्ट के साथ जो मिल करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण होगा 2024 की दृष्टि से भी। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, क्या होगा वाकई देखना दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बढ़ता कद, भाजपा का तंज वाकई में क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं नहीं हुए हैं, ये निर्णय जनता दे देगी। भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है, जो बहुत सारी चीजें हैं देखिए जो सामने आती हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से, कितनी लोकप्रियता है हमें पता है। लेकिन आज यदि वाकई में उनको लगातार एक नई नई जिम्मेदारी देते जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि उनका एक ग्राफ है, उनका एक नेतृत्व है, उनका एक बढ़ता कद है। अब विपक्ष को जो कहना है कहे, लेकिन हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले इलेक्शन में ये कद कितना बढ़ता है या फिर बीजेपी कोई और रणनीति के साथ आती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।